नमस्ते। आज की जो अपनी क्लास है वो रहेगी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भरतपुर में है। इसकी पूर्व की क्लास में हमने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था उसके बारे में अध्ययन किया था। इस क्लास में हम दूसरा समझ लो इसको, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में ही है। राजस्थान में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम दूसरा पढ़ने वाले हैं आज केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो पीछे मैंने लिख रखा है बिल्कुल भरतपुर में है। तो इसका लोकेशन जो है राजस्थान की मैप में अगर हम देखें नॉर्मली तो भरतपुर में इसका लोकेशन है, यहाँ पे भरतपुर। ठीक, फिर हम बात करते हैं पहले आखिर इसका नाम केवलादेव क्यों है, इसकी बारे में चर्चा करेंगे। प्लस इसका एक और नाम भी है, घना पक्षी विहार। घना पक्षी विहार भी इसका एक नाम मिलता है। तो ये भी क्यों मिलता है और ये नाम भी क्यों? नाम पे पहले चर्चा करेंगे। तो ये जो मिलता है केवलादेव, केवलादेव नाम इसलिए मिलता है क्योंकि वहां पे एक प्राचीन मंदिर था कैलाश का, शिव जी का मंदिर था। तो कैलाश जी का मंदिर जो था यहाँ पे, उसी के आधार पर इसका बाद में नाम हो गया केवलादेव। क्लियर? फिर मिलता है घना पक्षी विहार। घना शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सघन। सघन मतलब अत्यधिक। ठीक है, तो सघन क्यों? क्योंकि यहां पे पक्षियों की भी सघनता है, साथ ही वनस्पति और पक्षियों की सघनता के कारण इसका स्थानीय जो नाम मिलता है वहां पे वो हो गया घना पक्षी विहार। तो ये तो उसके नाम हो गए। ठीक है, अब हम इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। फर्स्ट में इस पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं हम अभी। ये इसका लोकेशन हो गया भरतपुर, राजस्थान के मैप में उत्तर पूर्वी भाग में। इधर पड़ता है हमारा जयपुर, इधर है इसके पास में आगरा, और यहां पे पड़ता है दिल्ली। ठीक है, ये लोकेशन है दिल्ली का। तो ये क्या बनता है यहाँ पे? पूरा त्रिकोण बनता है। आप ध्यान रखना, इधर ये पूरा एक त्रिकोण बनता है इस तरह से। इसके बीच में इसका लोकेशन है, मतलब इस त्रिकोण का नाम जो दे रखा है वो है सुनहरा। सुनहरा त्रिकोण। सुनहरा त्रिकोण जो बनता है वो जयपुर, दिल्ली और आगरा के मध्य है। इसके बीच में स्थित है हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसलिए पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पर्यटन को आकर्षण करने वाला, पर्यटकों को आकर्षित करने वाला बन जाता है कौन? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये इसका महत्व हो गया। नेक्स्ट हम बात करें, आपको 3 डेट याद रखनी है। 1956, फिर डेट याद रखनी है आपको 1981, और डेट याद रखनी है 1985। इन तारीखों, इन सन को आपको भूलना नहीं। इसके बारे में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक अभ्यारण्य के रूप में जब अस्तित्व में आया था वो डेट 1956 की है। मतलब राज्य सरकार ने यहाँ की पक्षियों और वनस्पतियों की सघनता को देखते हुए इसको अभ्यारण्य घोषित कर दिया। ठीक है, मतलब आरक्षित क्षेत्र, वन। यहां के वनों को सरकार ने आरक्षित कर दिया था 1956 में। ठीक, फिर इसके बाद में 1981 में भारत सरकार ने यहां की प्रचुर सघनता जो देखी पक्षियों की और वनस्पति की, उसको देखते हुए इसको क्या कर दिया? राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। तो राष्ट्रीय उद्यान जो भी हम पढ़ रहे हैं वो घोषित कब हुआ? 1981 में। डेट याद रखनी है आपको यहां पे 27 अगस्त। 27 अगस्त 1981 को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहलाया। क्लियर? फिर क्या हुआ? फिर 1985 में आकर इस पर किसकी नजर पड़ी? यूनेस्को की। यूनेस्को की नजर पड़ी इसके ऊपर, और यूनेस्को ने अपनी विश्व जो धरोहर सूची है, विश्व धरोहर सूची में 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल कर दिया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ की नाजुकता देखी उसने। यहां तक आते आते इसमें कुछ पक्षियों और वनस्पति की नाजुकता अर्थात लुप्त हो रहे थे, तो इनको बचाए रखने के लिए यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर दिया 1985 में। ये उसकी कुछ पृष्ठभूमि है, इस तरह से तैयार हुआ था। साथ ही एक बात और देख लो, यहां पे इसमें शामिल हुआ, प्लस यहां पे क्या हुआ? ये एक समझौता हुआ था हमारा, रामसर समझौता। रामसर समझौता के तहत, ये जो समझौता हुआ था इसके तहत
इसको वेटलैंड क्षेत्र घोषित किया गया, आर्द्र भूमि क्षेत्र। आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया। रामसर समझौता क्या है, ऐसी बात उठती है तो ये क्लियर कर दूं मैं आपको। 1971 में शामिल तो बाद में किया था इसको, तो पर ये जो समझौता जो हुआ था, रामसर समझौता, वो 1971 में हुआ था। कहां हुआ था, तो ये हुआ था ईरान। ईरान में जगह थी ये रामसर नाम की, ईरान में जगह है रामसर, वहां पे ये समझौता हुआ था, रामसर समझौता। पूरे विश्व के बहुत से देश यहाँ पे एकत्रित हुए थे और उन्होंने यह तय किया कि विश्व के जितने भी ये आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं, वेटलैंड क्षेत्र बोलते हैं इनको, वेटलैंड क्षेत्र, तो वेटलैंड भूमियां जितनी भी हैं विश्व की, उनको बचाए रखना हमारा कर्तव्य है, उनकी सुरक्षा करना, उनका संरक्षण हमारा कर्तव्य है, ऐसी बात तय हुई। और बहुत से क्षेत्र को विश्व के इस वेटलैंड में शामिल किया गया इसकी सूची में। तो रामसर साइट में जो शामिल हुए, इसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसको भी बचाए रखना कर्तव्य हो गया विश्व का। ठीक, ये उसकी कुछ पृष्ठभूमि थी। और बता दूं मैं इसके साथ ही आपको, यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल मिलता है, विस्तार, वो मिलता है 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसकी पशु पक्षियों के बारे में और यहाँ की कुछ झील या फिर प्रजातियां जो मिलती है वो। और एक बात और क्लियर कर दूं यहीं पे, एशिया में सबसे बड़ा पक्षी प्रजनन केंद्र है। पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र, प्रजनन स्थली की बात करें तो वो कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पक्षी आते हैं, इसीलिए इसका नाम ही घना पक्षी विहार है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी कि कौन कौन से पक्षी यहाँ पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो अब हम देख लेते हैं पक्षियों के बारे में, पक्षी, वनस्पति और वन्य पशु, इनकी चर्चा कर लेंगे हम। तो पहले पक्षियों को देख लेते हैं। आखिर इस अभ्यारण्य, इस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की जैसे संख्या की बात करूं मैं, तो पहले बात तो ध्यान रखिए आपको, इसको बोलते हैं पक्षियों का स्वर्ग। पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं किसको, प्रश्न आ सकता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, तो इसके नाम से स्पष्ट है, घना पक्षी, तो इसको पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 400 के आसपास लगभग 400 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। इसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में देशी प्लस विदेशी 400 देशी और विदेशी पक्षियों की प्रजातियां इसी उद्यान में पाई जाती हैं, जिसमें शीतकाल और मानसून काल में अलग अलग काल में पक्षी आते हैं। लगभग 100 के आसपास पक्षी शीतकाल में आते हैं विचरण करने के लिए, और 300 के आसपास लगभग वो दूसरे मानसून काल में आते हैं। अब पक्षियों के नाम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि साइबेरियन सारस, बिल्कुल आता है, साइबेरिया से पक्षी आता है। कॉमन क्रेन, मेलार्ड, टिल्स, स्टेपी ईगल, पेराग्रीन फाल्कन, स्कार्प उल्लू, फिशिंग कैट, किस तरह के कुछ पक्षी है। फिशिंग कैट जो होते हैं लंबी चोंच वाले पक्षी, मछलियों को खा जाते हैं, फिशिंग कैट। तो इस तरह के कुछ पक्षी है जो इस उद्यान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वनस्पति देख रहे हैं हम, तो नॉर्मली यहाँ पे बबूल, हिंस, कदम्ब, केर, रोज, मोरवी और लेंटाना, इस तरह के प्रमुख वनस्पतियां पाई जाती है। बाकी नॉर्मल वनस्पतियां तो होती ही है जंगल में। क्लियर। वन्य पशु की बात करें तो चीतल, सांभर, नीलगाय, लाल मुंह वाले बंदर, उदबिलाव और अजगर, इस तरह के कुछ पशु यहाँ पे पाए जाते हैं। किसमें, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट और एक बात देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी छोटी बड़ी झीलें हैं, तालाब या झीलें जो है, उनको पानी की प्राप्ति कैसे होती है, यहाँ पर पानी की सुविधा किस तरह से। तो एक हुआ था यमुना जल समझौता, यमुना नदी पास में ही है, तो यमुना जल समझौता हुआ था 1949। उसके तहत केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पानी उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है, चंबल जो है, धौलपुर चंबल समझौता एक हुआ था, तो चंबल धौलपुर परियोजना, इसके तहत भी इसको पानी की प्राप्ति होती है। साथ ही गोवर्धन ड्रेन भरतपुर का गोवर्धन जो ड्रेन है, वहां से भी इसको पानी की प्राप्ति होती है। किसको, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। साथ ही एक है पांचना डैम,
पांचना बांध से भी यहाँ पे पानी पहुंचाया जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो अपने इस क्लास में मैंने आपके साथ शेयर की है। आप भी इसको आगे शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब हमारी जो अगली क्लास होने वाली है वो मुकुंदरा हिल्स, जो नेक्स्ट उद्यान है तीसरा राजस्थान का, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।